स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, इस चैप्टर को आपने 9th में ही पढ़ा था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन एटम। स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड, तो गोल्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट हमको गोल्ड के एटम्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम कॉपर को ब्रेक करेंगे तो हमको कॉपर्स के एटम मिलेंगे। तो वो सब्सटेंस जो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट अराउंड 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब स्टूडेंट जब कुछ ही एलिमेंट्स थे तो साइंटिस्ट जो है उनको ईजिली काउंट कर लेते थे फिंगर्स पर, लेकिन जब जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ने लगे, यानी कि अगर मैं आज की बात कहूँ तो 118 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट इन 118 एलिमेंट्स को पढ़ना इतना इजी नहीं था, तो इसलिए क्या करा कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू कि हम इनको अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हम इजीली इनको स्टडी कर पाएँ और हम इनकी हेल्प से दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ पाएँ। तो स्टूडेंट पहले जो थे वो थे एंटोनी लवेजर, जो कि बुक में यहाँ पर मेंशन नहीं है। एंटोनी लवेजर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन जब मेटेलॉइड्स और अदर एलिमेंट्स आने लगे तो इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर डॉबिनियस आए, तो डॉबिनियस ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। उन्होंने थ्री एलिमेंट्स अरेंज किए और उन्होंने ये बताया कि जब हम 3 एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उन्होंने ये देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, साथ में जो होता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो कि ट्राइड का होता है, उसके अगर हम मास का एरिथमेटिक मीन लें तो वो मिडिल वाले एलिमेंट के यानी कि सेंटर वाले एलिमेंट्स के मास के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो लिथियम, तो लिथियम का स्टूडेंट एटॉमिक मास है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 46। 46 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा, जो कि सोडियम के मास के इक्वल है। सिमिलरली इन्होंने एक और ट्राइड बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो स्टूडेंट कैल्शियम का मास है 40 और बेरियम का मास है 137। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा 177। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 88.5 आएगा, जो कि नियरली 88 है, जो कि स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को करेंगे तो 35 प्लस 127, तो स्टूडेंट आएगा हमारा 162.5। तो जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो स्टूडेंट हमको मिलेगा 81.25, जो कि नियरली 80 है ब्रोमीन के मास के। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि जब और एलिमेंट्स आए या और एलिमेंट्स थे उनको ये अरेंज नहीं कर पाए ट्राइड की फॉर्म में, इसलिए डॉबिनियस का लॉ एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये चीज़ स्टूडेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या करा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब स्टूडेंट न्यूलैंड्स ने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर, तो उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि जब भी हम स्टार्ट करते थे प्रॉपर्टीज़, जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने 9th क्लास की बुक ली, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर, तो हम ये देखते थे कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th वाले से सिमिलर होती है। तो जैसे आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट मानूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन ये नहीं है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कि न्यूलैंड्स का लॉ क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ये हुआ कि ये कैल्शियम तक ही ओबे था, आपने पढ़ा होगा, और हैवियर मेटल्स के केस में ये ओबे नहीं था। और न्यूलैंड्स ने कहा था कि 56 एलिमेंट हैं, इतने ही डिस्कवर्ड हुए हैं और आगे कोई और डिस्कवर्ड नहीं होगा। लेकिन जब नोबल गैसेज आए स्टूडेंट, तो आपको मालूम है कि ये लॉ फिर एक्सेप्ट नहीं। उसके बाद मेंडलीव ने कुछ अच्छा वर्क किया। उन्होंने कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, यानी कि ग्रुप्स क्या होते थे स्टूडेंट, आप देखोगे कि वर्टिकल कॉलम्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते थे और पीरियड्स को हम बोलते, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते थे। उस टाइम 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, आप मेंडलीव का लॉ याद रखोगे, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके बेसिस पर है, एटॉमिक मासेस पर। तो ये आप ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आए कि मेंडलीव लॉ क्या है तो आप ये लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना। लेकिन जैसे यहाँ स्टूडेंट मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखाई है, जैसे यहाँ पर कार्बन का मास स्टूडेंट 14 है ना। तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का मास 14 है और कार्बन का मास 12 है। तो स्टूडेंट यहाँ आपको मालूम है कि जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स वो होते थे जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता था, एटॉमिक मास
जिनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता था, एटॉमिक मास अलग होता था। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स आए, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12। तो जब कार्बन का 14 आइसोटोप्स आया तो इसका मास 14 था और नाइट्रोजन का भी मास 14 था। तो इसको जो है कार्बन को हमें नाइट्रोजन वाले स्लॉट में रखना था, कार्बन 14 को, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। इसके अलावा स्टूडेंट आप यहाँ देखोगे तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो आप देखो निकल का मास जो है वो 58.7 है और कोबाल्ट का 58.9 है। तो इसका मास ज़्यादा है, तो इसको बाद में आना चाहिए था, निकल को पहले आना चाहिए था, बट इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए मैंडलीफ के लॉ को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट आए हेनरी मोस्ले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने कहा मोस्टली स्टेट दैट, तो स्टूडेंट आप इसकी स्पेलिंग ध्यान रखोगे, MOSELEY, मोस्टली स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। तो स्टूडेंट अगर डिफरेंस करने के लिए आ जाए कि मैंडलीफ लॉ बताइए, तो आप लिखोगे पीरियोडिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बट अगर आ जाए कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखना है, तो आपको लिखना है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, बोर्ड में पूछ लिया गया है कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो हेनरी मोस्ले ने, आपने पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो कुछ जो डिफेक्ट्स आ रहे थे जो मैंडलीफ की टेबल में, वो सॉर्ट आउट हो गए। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की पोजीशन, जो कि स्टिल अभी तक जो है कंट्रोवर्सी में है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए एटॉमिक नंबर 1 है तो हम इसको फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोबाल्ट और निकल में, कि कोबाल्ट का मास ज़्यादा था लेकिन ये पहले आ रहा था, जबकि कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 27 होगा और निकल का 28, तो ये सॉर्ट आउट भी हो गया। सिमिलरली आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, चाहे वो कार्बन 12 हो, कार्बन 13 हो या कार्बन 14 हो, तो इन सब का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये 6 पोजीशन पर आएगा। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये 7th पोजीशन पर आएगा, चाहे ये इसका एटॉमिक नंबर 14 हो या कुछ 15 हो, कुछ भी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो डिफेक्ट्स आ रहे थे मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, वो कुछ सॉर्ट आउट हो गए हेनरी मोस्ले की अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसके बाद आप ये देखोगे एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट्स का, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनर्जी शेल्स के अंदर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर अरेंजमेंट। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो 281 हम इनको अरेंज करेंगे, तो ये जो 1 वैलेंस शेल है ये डिसाइड करेगा वैलेंसी के, हाँ कितनी वैलेंसी होगी सोडियम की, किस टाइप की वो आइंस बनाएगा, कितनी वो बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये सब किससे हमें पता चल रही है, ड्यू टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन मिले, क्योंकि इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन से आपको इजी क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि जो मैं अगर स्टूडेंट अगर पेपर बताऊं तो वो मोस्टली जो होता है वो 90% पेपर इजी होता है केमिस्ट्री का, यानी कि कुछ जो होंगे वो आपके फर्स्ट चैप्टर से अगर आए तो वो इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बने कि डैश इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आप लिखोगे एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज से आप पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन करोगे। टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द वर्टिकल कॉलम एंड periods, that is horizontal row, highlighting the regular trend in the properties of element are the periodic function। यानी कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है स्टूडेंट, टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, कुछ वर्टिकल कॉलम्स में, यानी कि हम बात करें तो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो आप कैसे याद रखो स्टूडेंट, जैसे कि आप ये एक ट्रिक में बता रहा हूँ कि एच पी के लैपटॉप अच्छे आते हैं, तो एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, पी मीन्स पीरियड। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कि एच मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड पी मीन्स पीरियड, के एच पी के कंप्यूटर अच्छे आते हैं या लैपटॉप अच्छे आते हैं, तो एच मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो आप अगर एग्जाम में आए डिफाइन पीरियड, सो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड द पीरियड, एंड अपोजिट उसके लिख दोगे कि वर्टिकल कॉलम्स। अब स्टूडेंट आप देखो इस सेकंड पेज पर और क्या हमें करना है। तो स्टूडेंट ये देखो आप, जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, इसमें कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे 1 मार्क्स के लिए कि कितने पीरियड्स हैं, 7। और अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो स्टूडेंट ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल होती है, और इसको बनाया था नील बोर ने। जैसे आप फर्स्ट पेज पे देखोगे, लेटर ऑन नील बोर gave the extended table known as the long form of modern periodic table।
अब स्टूडेंट इस पेज पर पढ़ना क्या है ना, आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए, यानी कि 1 हाइड्रोजन हीलियम से लेकर कैल्शियम तक के, है ना। और उसके बाद आपको ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए, ग्रुप 2 के याद होने चाहिए, ग्रुप 17 के होने चाहिए, ग्रुप 18 के होने चाहिए, है ना। ये 4 ग्रुप्स के आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज। तो अगर आपको एटॉमिक मीन्स एलिमेंट्स के अगर आपको उनके नेम याद नहीं होंगे तो आप उनको अरेंज नहीं कर पाओगे। इसके बाद स्टूडेंट आपको फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, देन सेकंड पीरियड में 8 है, थर्ड में 8 है, एंड फोर्थ पीरियड आपको कैल्शियम तक करना है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नेम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम एंड फ्रेंशियम। स्टूडेंट फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन अगर पूछा जाए कि ग्रुप 1 के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, दैट इज़ हाइड्रोजन, है ना। और पूछा जाए कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, दैट इज़ फ्रेंशियम, है ना। ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें एलिमेंट, तो इन सब के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इनका कितना होगा 1, लिथियम का 2,1, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 1, सोडियम 2, 8, 1। तो इस तरीके से इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, वैलेंसी 1 होती है। अब हम बात करें ग्रुप 2 के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो स्टूडेंट इसमें जो होगा वो रेडियम रेडियो एक्टिव होगा और इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इनकी वैलेंसी 2 होगी और ये सब मेटल्स होते हैं। तो स्टूडेंट आपने अगर मैं ट्रिक बताऊं ग्रुप 1 की, तो एलिमेंट्स की याद करने के लिए है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। आप इस तरीके से कर सकते हो, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ठीक है। सेकंड के लिए बेटा, अगर आप बॉय हो तो बेटा, अगर आप गर्ल हो तो बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। स्टूडेंट तो ये हमने कवर किए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब इनका नाम याद रखोगे, ग्रुप 1 को जो है हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलीस बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीस का मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो है वाटर के साथ मिलके बेस बनाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने ग्रुप 1 के स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप देखोगे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, यानी कि 10 ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हैं इनमें 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं। तो अगर आए ये क्वेश्चन बनता है फिल इन द ब्लैंक्स के हाउ मेनी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट इन द ट्रांजिशन मेटल्स, तो आप लिखोगे 2, है ना। 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं। ये 3 से लेकर 12 तक आते हैं। फिर हमने पढ़ना है 13 से लेकर, है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो 13 वाले को हम बोरॉन फैमिली से बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन होता है और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं 3। जैसे बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर है तो 2,3, 13 है तो 2,8,3, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। सिमिलरली नेक्स्ट हम ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है। ग्रुप 16 को हम स्टूडेंट ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, या इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, जिनका मीन होता है और फॉर्मेशन। ग्रुप 17 को आपने 9th में भी पढ़ा था, हेलोजेंस बोलते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नेम याद रखने, ग्रुप 2 के, ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन 7th ए ग्रुप बोलते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। इसमें एस्टाटाइन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। स्टूडेंट्स इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। फेयर, क्लेवर, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंस, है ना। तो ये आप 4 को याद रखोगे, फेयर, क्लेवर, ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंस, है ना। फिर हम आते हैं ग्रुप 18, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको हम 0 ग्रुप बोलते हैं। 0 ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें इनकी वैलेंसी 0 होती है। सब में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट द हीलियम। हीलियम के अंदर 2 होते हैं। तो पूछा जाए कि ऐसा एलिमेंट्स का नेम बताओ जिसके नोबल गैस जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप सिलेक्ट करोगे हीलियम। बाकी रेस्ट ऑफ के अंदर जो होते हैं वो 8 होते हैं। सिमिलरली रेडॉन जो होती है यहाँ पर रेडियो एक्टिव होती है। तो ये स्टूडेंट ये थे ग्रुप्स के। अब हम बात करते हैं पीरियड सी। तो ग्रुप स्टूडेंट पीरियड फर्स्ट जो होता है वो वेरी शॉर्ट
होता है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ग्रुप सेकंड एंड थर्ड इसको हम शॉर्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। देन ग्रुप पीरियड 4 एंड 5 इसको स्टूडेंट लॉन्ग बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इन दोनों को 4 और 5 को लॉन्ग कहा जाएगा। 6th और 7th को स्टूडेंट वेरी लॉन्ग कहा जाएगा क्योंकि इनके अंदर 32 होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पीरियड्स बताइए जो वेरी लॉन्ग होते हैं तो आप लगाओगे 6th और 7th ऑप्शन लिखोगे आप कि पीरियड 6th और पीरियड 7th जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। और अगर आपसे अगर 1 पूछा जाए कि 1 लॉन्गेस्ट पीरियड बताइए तो आप स्टूडेंट 6th पहले लिखोगे, 7th नहीं लिखोगे क्योंकि 7th जो होता है वो इनकम्प्लीट भी होता है। तो मोस्ट जो हम मतलब हम करें कि पॉसिबल आंसर यानी कि अगर हम करें तो कौन सा होगा, 6th आप लगाओगे। तो ध्यान रखोगे जब आपसे अगर 1 पूछा जाएगा कि 1 लॉन्गेस्ट पीरियड बताइए तो 6th लगाओगे, और 2 पूछे जाएंगे तो 6th और 7th लगाओगे। स्टूडेंट इनमें अब एक और चीज़ याद रखनी है, यानी कि ग्रुप 1 2 और 13 14 15 16 17 इनको स्टूडेंट जो हम बोलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं या मेन ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर 1 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। और ग्रुप 18 को जो हम बोलते हैं वो नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज या ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं। तो नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर अगर क्वेश्चन आए स्टूडेंट कि ऐसा ग्रुप बताइए जिसमें एक भी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट नहीं होती, यानी कि सारी कंप्लीट होती हैं, तो आप लगाओ ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैस। ऐसा पूछा जाए कि वो एलिमेंट्स लिखिए जिनकी 1 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, तो आप लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि कैसे ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 इनकी एक ही आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और अगर पूछा जाए ऐसे एलिमेंट्स के नेम बताइए जिनमें 2 आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं, तब आप लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है 2 चीज़ों की, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन। यानी कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो पीरियड 6th में आते हैं और ग्रुप 3rd में आते हैं, तो इनको रेयर अर्थ भी बोला जाता है ना। कौन से ग्रुप में आएंगे, 6th में, और पीरियड आएंगे पीरियड 6th ग्रुप 3rd। ऐसी जो होंगे पीरियड 7th के और ग्रुप 3rd के, उनको हम एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। और ये एक्टिनॉइड्स होते हैं स्टूडेंट वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो अब स्टूडेंट चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि अब हमें पेज नंबर 3 पर क्या करना है नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो आपको ध्यान रखना है 18 वर्टिकल कॉलम्स का मतलब कि कितने ग्रुप्स हैं, 18, है ना। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। आप इसका रीज़न याद रखोगे, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर। इतना लिखोगे अगर रीजनिंग में आएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रुप 2 का अनदर नेम याद रखोगे, जैसे मैंने बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल, दे फॉर्म वीकर एल्कलीज एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 के कंपेरिजन में जो बेस बनाते हैं वो वीक होते हैं। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट मैंने बताया था इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ध्यान रखो मेटल्स होते हैं और इनकी 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। ये ध्यान रखना 2, है ना, कि ऐसे एलिमेंट्स बताएं जिनकी 2 आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली को बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो बोरॉन होता है। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन एंड ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली। इनको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, मीनिंग द ओर फॉर्मिंग। ग्रुप 17 दीज एलिमेंट फॉर्म द सॉल्ट, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, जैसे 2Na + Cl2 इट फॉर्म 2NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, तो इसलिए हम इनको हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस का अगर मीनिंग आए तो आप लिखोगे सॉल्ट फॉर्मर। स्टूडेंट इसके बाद आपको करना है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप या नॉर्मल एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इन तीनों के एक ही डेफिनेशन है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 14 15 16 एंड 17 दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। यानी ग्रुप 1 वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ग्रुप 13 वाले के 3 है, 14 वाले के 4 है, 15 वाले के 5 है, ग्रुप 16 वाले के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 17 के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनके अंदर इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको हम मेन ग्रुप यानी कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनके अगर पूछे जाएँ कितनी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं, तो मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की एक ही आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। तो आउटरमोस्ट एलिमेंट्स
ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीट। ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। इनर्ट स्टूडेंट पहले इनको बोला जाता था क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन क्या हुआ, ज़ेनॉन ने कुछ कंपाउंड्स बनाए दूसरे एलिमेंट्स के, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और कुछ अलग कंडीशंस पर, तो इसलिए इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते थे। सो दीज हैव देयर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट। मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ जिनकी एक भी शेल इनकम्प्लीट नहीं होती, वो होते हैं हमारे दैट इज़ द नोबल गैसेस, है ना। दे आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल हैं, है ना, इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते दूसरे एलिमेंट से। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ पीरियड्स। तो स्टूडेंट देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि HP के लैपटॉप्स या कंप्यूटर आर वेरी गुड, तो H मीन्स हॉरिजॉन्टल, P मीन्स पीरियड्स, V मीन्स वर्टिकल एंड G मीन्स गुड। तो आप ध्यान रखोगे कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ शेल जो होती है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑफ एन एटम डिटरमाइन पीरियड और ग्रुप। तो स्टूडेंट आप आंसर लगाओगे पीरियड। सो नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन द पीरियड, नॉट द ग्रुप। अब स्टूडेंट हमको नेक्स्ट पेज पर क्या पढ़ना है, लेंथेनॉइड्स जो मैंने बताए थे, लेंथेनॉइड्स जिनको हम रेयर अर्थ बोलते हैं, इनकी पोजीशन क्या थी, ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड। एक्टिनॉइड्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताए थे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, इनकी पोजीशन होती है ग्रुप 3, लेकिन पीरियड जो होता है वो 6। इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग या हम कहीं नियरली सेम होते हैं क्योंकि ये सेम ग्रुप में लाई करते हैं। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज दे लाई इन द सेकेंड। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स थे, पीरियड 3 के, यानी कि हम कहें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये स्टूडेंट ये क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ मैच होना मतलब स्टार्ट होती हैं। तो ये पीरियड 3 के एलिमेंट अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को समराइज करते हैं, इसलिए हम इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा कि सर ये भी तो हैं, तो हम पीरियड 2 के एलिमेंट्स को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जब आप 11th में पढ़ोगे तो आपको ध्यान होगा, जब आप पढ़ पाओगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अपने पीरियड का, तो वो दूसरों से थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है क्योंकि उसके अंदर एक शेल इनकम कम होती है। तो इसलिए अभी 10th के लिए इतना नहीं पढ़ो आप ये ध्यान रखो कि अगर टिपिकल एलिमेंट्स बोले जाएं तो कौन से एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, यानी कि पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, तो इसलिए हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलेंगे। पीरियड जो होता है हम कैसे पता करेंगे, डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ शेल, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो एक ही शेल में आए तो उसका पीरियड 1 होगा। अगर 2 में आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं लिथियम की, तो 2 and 1 है ना, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 and 1, तो इसमें एलिमेंट्स जो आए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं वो 2 शेल्स में आए हैं, है ना, इसलिए हम इसका जो पीरियड होगा वो सेकंड होगा। सिमिलरली हम बात करें सोडियम की, तो स्टूडेंट आप देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 8 1, यानी कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1। तो काउंट करो आप कितनी शेल्स हुई, 1 2 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3। सिमिलरली हम बात करें एटॉमिक नंबर 20, यानी कि कैल्शियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 8 2, यानी कि आप काउंट करो कितनी शेल्स आई, 1 2 3 4, तो इसका स्टूडेंट पीरियड जो होगा वो 4th होगा। जैसे आप इसमें देखो सोडियम 281, यानी कि कौन से पीरियड में, 3rd। कैल्शियम 2882 कौन से पीरियड में है, दैट इज़ 4th। अगर मैं बात करता नाइट्रोजन 2,7 और 2 7, तो 2 शेल्स आई हैं, तो कौन से पीरियड में है, दैट इज़ द पीरियड नंबर 2। तो स्टूडेंट ध्यान रखो कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं ग्रुप को, और नंबर ऑफ शेल्स डिटरमाइन करती हैं पीरियड को। जैसे स्टूडेंट इसमें पूछा था कि सोडियम कौन से ग्रुप में होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप लिख दो ग्रुप 1। कैल्शियम कौन से ग्रुप में होगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट वाली शेल में देखना है स्टूडेंट, तो इसमें 2 नंबर है, तो आप लिख दो दैट इज़ ग्रुप 2। लेकिन स्टूडेंट जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो तब आप ग्रुप नंबर 7 नहीं लिखोगे, तब आप ग्रुप नंबर 17 लिखोगे। तो स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे पता करें कि हम कब 13 लिखना है, कब 14 लिखना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तो ग्रुप नंबर सेम रहेगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि 3 4 5 6 7 8, तब आप उसमें 10 ऐड कर दोगे। तो स्टूडेंट इसमें हम 10 ऐड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि 10 जो है बीच में स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि देखो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप 1 में, 2 वाले 2 में, लेकिन अब बोरोन का 2
3 है, तो 3 है तो बीच में ये 10 पड़ रहे हैं, तो इसलिए कौन से ग्रुप में आएगा? 13, है ना। कार्बन का होता है 2 4, तो 4 + 10 कितना हो जाएगा? 14। तो सिंपल सी बात याद रखो, जब 3 या 3 से ज़्यादा हो तो 10 ऐड कर दोगे, और 1 2 होगा तो 10 ऐड नहीं करोगे। अगर मैंने आपको दिया 7 है तो 7 + 10 कितने हो जाएंगे? तो आप देख पा रहे हो कि इसमें इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, सो 7 + 10 ये सब ग्रुप 17 में होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान रखो, पीरियोडिसिटी क्या होती है? यानी कि प्रॉपर्टीज़ का एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होना? रिपीट होना, तो वो कहलाता है पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है? तो आप ध्यान रखोगे, पीरियोडिसिटी का कॉज है ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर। जैसे यहाँ देख रहे हो कि फ्लोरीन के नीचे हमने क्लोरीन क्यों रखा? क्योंकि इसके भी 2,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के भी 2,7 है, ब्रोमीन के भी 7 है। तो क्या हो रहा है कि इसके बाद 7 के बाद 8 आया होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर से क्या हो गया? 7। तो इसलिए जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। तो यही कॉज है पीरियोडिसिटी का, कि जब हेनरी मोसले ने जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया, तो उन्होंने ये देखा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के कि भाई जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो उनको क्यों ना हम सेम ग्रुप में रखें। तो यही रीज़न था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, आप ये लिखोगे। उसके बाद आता है ऑर्बिट्स, शेल्स, है ना, या एनर्जी लेवल। ये 3 नेम होते हैं, तीनों की डेफिनेशन एक है, यानी कि 3 नेम कौन से हैं? ऑर्बिट, शेल्स, एनर्जी लेवल। तो आप क्या डिफाइन करोगे कि शेल्स या ऑर्बिट, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, उसको आप बोलोगे ऑर्बिट या शेल्स। यानी कि आपको मालूम होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस में होते हैं, और एक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ होता है एटम के जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है एटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपने पढ़ी थी K, L, M, N शेल्स, तो इनके अंदर अरेंज रहते हैं। यानी फर्स्ट शेल K हो गई, सेकंड शेल L हो गई, देन M हो गई, N हो गई। क्योंकि आपके एटॉमिक नंबर 20 तक ही आपको करना है, इसलिए 4 शेल्स के अंदर फिल हो जाएंगे। और वैसे टोटल नंबर ऑफ शेल्स आपने पढ़े थे, जितने टोटल नंबर ऑफ पीरियड थे यानी कि 7, उतनी ही शेल्स होंगी 7। इसके बाद स्टूडेंट आप देखो कि नंबर ऑफ शेल्स जब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी टॉप से बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है? इंक्रीज होती है। आप देखो यहाँ पर फ्लोरीन के केस में कितनी शेल्स हैं? 1 2, क्लोरीन के केस में 3 1 2 3, ब्रोमीन में 4 1 2 3 4, आयोडीन में 1 2 3 4 5, एस्टाटाइन में 6। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं स्टूडेंट? से इंक्रीज कर जाती हैं बाई 1। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या शेल बढ़ती है? नहीं, क्योंकि पीरियड आप देखोगे, सपोज ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं तो इन सब में 2 शेल्स होंगी, 2 1 2 2। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 होता है, सो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, तो सब में ही सेकंड शेल्स आ रही है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर जब हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रही है क्या स्टूडेंट? नहीं, तो इसलिए पीरियड सेम रहता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पीरियड बढ़ रहा है, यानी कि इसमें पीरियड 1 है तो यानी कि इसके अंदर शेल्स 1 होंगी, इसके अंदर 2 होंगी, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6 और इसके अंदर 7। इसके बाद स्टूडेंट आप टर्म पढ़ोगे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कोई एलिमेंट का एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। सो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में हम बात करेंगे तो वैलेंसी स्टूडेंट सेम रहती है। जैसे फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है, तो इसकी 8 - 7 यानी कि 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। सो टॉप टू बॉटम जाने पे वैलेंसी सेम रहती है। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज़ करती है, उसके बाद डिक्रीज़ करती है। जैसे कि आप यहाँ देखो इस वाले पेज पर कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स लिखे हैं। इनके ये एटॉमिक नंबर हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इनके कन्फिगरेशन है 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8। अब इनमें नंबर ऑफ शेल्स तो सब में ही 2 हैं, लेकिन आप देखो वैलेंसी पहले इंक्रीज़ करेगी 1 2 3 4, उसके बाद स्टूडेंट 4 के बाद क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 5 होंगे तो आप क्या करोगे? 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0।
और हीलियम के केस में 2 - 2 0। तो स्टूडेंट अब आप पूछोगे सर 8 से क्यों कर रहे हैं? 8 का मतलब क्या है? आउट ऑफ शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना? तो अब उसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें नोट ध्यान रखोगे। पहला ये टॉप टू बॉटम जाने पर वैलेंसी सेम रहती है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे पहले बढ़ेगी फर्स्ट 4 तक, फिर इंक्रीज़ करने के बाद डिक्रीज़ करेगी 0 तक। तो वैलेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आटोमोस्ट शेल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी स्टूडेंट सेम रहेगी 1 2 3 4। अब अगर 4 से ज़्यादा है यानी कि 5 6 7 और 8 है, तब आप 8 में से माइनस कर दोगे, जैसे कि 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1। ध्यान रखना वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि अरे नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, क्लोरीन की -1 है, तो वो नहीं है ना। अब यहाँ पर आप करेक्ट कर लो, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसके बाद स्टूडेंट आप ये देखो फार्मूला हाइड्राइड LiH, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की 2 है, तो BH2 BH3 CH4, फिर कम होने लगेगी NH3 H2O HF और ये लास्ट में नहीं बनाएगा, है ना। ये क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है, इसलिए ये हाइड्राइड नहीं बनाएगा। तो किसी एलिमेंट्स के कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ उनको बोलते हैं हम हाइड्राइड। अगर सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के साथ होते हैं तो उनको हम बोलेंगे ऑक्साइड। स्टूडेंट, तो ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ तक आपको करना है।